हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कुमार संभव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जो सबसे पहले दो टॉपिक दिए हुए हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता, इन दोनों के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और इन दोनों टॉपिक्स के हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पैट 2021 का सही चाहे पैट 2022 का सही, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए आज इस वीडियो में दोनों टॉपिक्स को एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं अपना यहाँ से कैमरा रिमूव कर देता हूँ। करते हैं स्टार्ट। सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। सिंधु सभ्यता देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। कितनी मानी गई है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? सिंधु सभ्यता की खोज की थी। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। किस युग में रखा गया है? ब्रॉन्ज यानी कांस्य युग में रखा गया है। इसके मुख्य निवासी ध्रुवीण एवं भूमध्य सागरीय थे। जो मुख्य निवासी थे कौन थे? ध्रुवीण अथवा भूमध्य सागरीय थे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की देखिए, सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे कौन सा? सुतकांगेलोर, जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरास्थल है हमारा दाइमाबाद, जो कि जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? सुतकांगेलोर बलूचिस्तान में, आलमगीरपुर मेरठ में, और मादा कहाँ है हमारा? मादा है जम्मू कश्मीर में, और दाइमाबाद हमारा अहमदनगर, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता कैसी थी? देखिए यहाँ पे बताया सिंधु सभ्यता कैसी थी। सिंधु सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 बड़े नगर हैं। कौन कौन से 6 बड़े नगर? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाल, वीरवाला और धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ठीक है। ये हमारे 6 बड़े नगर हैं। और इसके आगे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। कहाँ पर खोजे गए? गुजरात में। लोथल एवं सुतकोटा सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। इम्पोर्टेंट है, लोथल कई बार पूछ लिया गया है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो साक्ष्य हमारा कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से मिलता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगर सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? स्नानगर, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमारा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, सिंधु काल में विदेशी व्यापार भी होता था। जी हाँ। आयातित वस्तुएं, तांबा हमारा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से, टीन होता था अफगानिस्तान ईरान से, गोमद होता था सौराष्ट्र से, लाजवर्त होता था मेसोपोटामिया से, सीसा होता था ईरान से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृत्त स्नानगर प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 कितना है? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। ये किसकी माप है? जो कि हमारा जो नहाने का जो स्थल है, स्नानागार जो हमको मिला है, ठीक है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। तो ये उसकी माप है, कितना मीटर गहरा है? तो 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। जो अग्निकुंड है वो कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील एवं 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। तो कहाँ से मिली है पशुपति की मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी
गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। उसके चारों ओर क्या क्या है? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया। ठीक है, मन के बनाने के कारखाने लोथल और चहुन जोदड़ो में थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भावी चित्रात्मक। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भावी चित्रात्मक। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख एक अभिलेख से अधिक पंक्तियों का होता था। तो पहले पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी? भावी चित्रात्मक थी। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल के। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन कौन सी थी? गेहूँ और जौ। सबसे इम्पोर्टेंट है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ, याद रखना। सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य वनमाली से मिला है। इम्पोर्टेंट है, मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वनमाली से मिला है। ठीक है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, रंगपुर से कहाँ मिले हैं? और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे क्या मिलता है? धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थि पिंजर कहाँ कहाँ से मिले हैं? सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से। ठीक है, तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। 16, 32, 64 इस तरह से थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे यातायात के लिए क्या करते थे? 2 पहियों एवं 4 पहियों की बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये पॉइंट है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। देखिए इसको देखो, ये है संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा था? पिगट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। इम्पोर्टेंट है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो सातिया है हमारा, जो स्वास्तिक चिन्ह है वो किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। जो ये वाला चिन्ह है वो किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कोड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोड़ वाला सांड क्या था? पूजनीय था। ठीक है, स्त्री मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, तो सैंधव समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ा और पासा खेलना आदि साधनों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे, ये पूछा गया है। किससे परिचित नहीं थे? पेट 2021 की परीक्षा में पूछा गया, तो ये है तलवार से परिचित नहीं थे। आगे देखते हैं। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर
सामान्य लोगों के रहने के लिए भी रहने होते और किले से घुरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, तो इम्पोर्टेंट है। कालीबंगन का अर्थ क्या है, देखिए इसको देखिए, कालीबंगन का अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगन का क्या अर्थ है, काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं। क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में क्या थी, प्रचलित थी। देखो शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। तो पूछ लेगा युग्म समाधियाँ कहाँ पर मिली हैं, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, लोथल और कालीबंगा में, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, बाढ़ था। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रभावी कारण क्या था, बाढ़ था। आगे देखते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आगे देखते हैं। हाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनमें सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और किस नदी के किनारे हैं और उसकी खोज किसने की थी। हड़प्पा है हमारा रावी नदी के किनारे, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी से। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। सन नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैं सन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और सन बेशक पढ़ लेना, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिला में। चहुनजोदड़ो सिंधु नदी पर गोपाल मुजुमदार ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, गोपाल मुजुमदार ने इसकी खोज की थी, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। कालीबंगन हमारा घग्गर नदी के किनारे है, बीवी लाल एवं बी के थापर ने की थी, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोटदिज्जी हमारा सिंधु फजल अहमद ने की थी। रंगपुर है हमारा मादर रंगनाथ राव, ठीक है, गुजरात का काठियावाड़ जिला में। रोपड़ है हमारा सतलज नदी के किनारे, जगदत्त शर्मा, पंजाब का रोपड़ जिला, ठीक है। लोथल है भोगवा नदी के किनारे, रंगनाथ राव ने की थी और गुजरात का अहमदाबाद जिला में। आलमगीरपुर है हमारा हिंडन नदी, जगदत्त शर्मा ने की थी, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सूचकांगे डोर है दासक नदी के किनारे, किसके किनारे, दासक नदी के किनारे, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के निकट है। बनमाली हमारा रंगई और इनका रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, हरियाणा का हिसार जिला है। धौलावीरा हमारे किसी नदी पे शायद नहीं पड़ता है क्योंकि ब्लैंक है, धौलावीरा हमारे किसी नदी पे नहीं पड़ता। और ये रविंद्र सिंह बिष्ट गुजरात के कच्छ झील, अगर कोई नदी होगी तो उस टाइम होगी, वरना कोई नदी इस पर नहीं पड़ती है, ठीक है, इसलिए इसकी जगह को खाली रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। देखिए सिंधु सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता की, जो कि ये दो टॉपिक थे, सबसे पहले टॉपिक थे, पहला था सिंधु सभ्यता, दूसरा है ये वैदिक सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स बुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, ठीक है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई, वैदिक सभ्यता कहलाई। आगे देखते हैं। आर्य द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कौन कौन सा, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, ठीक है, ये 5 भाग थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। विष का प्रधान विषपति कहलाता। जन के शासक को राजन कहते थे, ठीक है। एक और बार दोबारा देखेंगे। देखिए इकाई कौन कौन सी थी, कुल था, ग्राम था, विष था, जन था, राष्ट्र था, ठीक है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति, जन के शासक को राजन कहलाते थे, ठीक है। इसके आगे देखिए राज्य अधिकारी में पुरोहित तथा सेनानी प्रमुख थे। तो राज्य अधिकारी में कौन कौन प्रमुख थे, पुरोहित एवं सेनानी थे, ठीक है। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए रत्नी किन्हें कहते थे, सूत, रत्कार तथा कम्मादी नामक अधिकारी क्या कहलाते, रत्नी कहे जाते थे।
इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है। पूर्व द्रौपदी एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूर्व और स्पष्ट कौन थे? गुप्तचर थे। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछ लेता है। दिशा है हमारी पूर्व, पूर्व का उत्तर वैदिक शब्द है प्राची और राजा का नाम है सम्राट। पूर्व के राजा को क्या कहते हैं? सम्राट। पश्चिम के पृथ्वी और इसका राजा को कहते थे स्वराष्ट्र। उत्तर को उदीची, इसके राजा को कहते थे विराट। मध्य के राजा को कहते थे राजा और दक्षिण के राजा को कहते थे भोज। ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। किसका अधिकारी होता था? गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। आगे चलते हैं। देखिए इसमें देखिए ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। सभा एवं समितियाँ राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इम्पोर्टेंट है। सभा और समितियाँ क्या थीं? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। ठीक है। इम्पोर्टेंट है। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। आगे चलते हैं। दशहरा युग का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषऋणी यानी रावी नदी के तट पर एवं सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे ऋग्वेद 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधारित था। व्यवसाय पर आधारित था, जन्म पर आधारित नहीं था। ठीक है। जन्म पर आधारित हमारा कब होता है? ये बाद में होता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चातुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है चातुर्वर्णों का उल्लेख। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, चलो ये चीज़ें इसको छोड़ो। देखिए ये इसमें इतना याद रख लेना, ऋग्वेद मंडल किसमें? पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है। इससे पहले देखिए उपनिषदों की जो संख्या थी हमारी 18 थी। महापुराणों की संख्या पूछ ली जाती है। महापुराणों की संख्या 18 थी, उपनिषदों की संख्या 108। देखिए दोबारा देखते हैं। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांत की संख्या 6। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आर्य समाज हमारा पितृप्रधान था। ठीक है। पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। ठीक है। परिवार या कुल थी। इम्पोर्टेंट है। जिसका मुखिया पिता होता था, जिससे कुलप कहा जाता था। ठीक है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, यानी विधवा विवाह प्रचलित था। आगे चलते हैं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को क्या की थी? वाद विवाद की चुनौती दी। ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। देखिए इंपॉर्टेंट है। आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है। आगे चलते हैं। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन से? आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, उष्ण। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दर्शन से क्वेश्चन आता है। 2021 में आया था और शायद 22 में भी आया था। देखिए चरवाक दर्शन। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चरवाक थे। ठीक है। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम और पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बद्रायण, वैश्विक दर्शन के कारणाद या उलूक। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधक थे संगीत, रथ दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा, इसी बार पूछा जाएगा, देख लेना। गाय को अगन्य, अन्य मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। सबसे पहले पूछेगा अगन्य किसे कहते हैं? न मारे जाने योग्य पशु। और इसको किसके लिए होता है? ये गाय के लिए होता है। और गाय को मारने वाले के लिए मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी।
चलिए, आर्य का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है, प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा, और प्रिय देवता क्या था? इंद्र। चलिए आगे चलते हैं। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहते हैं। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को कौन सा अयस्क कहा जाता था? लोहित अयस्क कहा जाता था। आगे देखते हैं। देखिए, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पणी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। आगे देखिए, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, और देखिए सबसे नीचे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है सबसे पवित्र? सरस्वती। ठीक है, और आगे देखिए, ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद कालीन नदियाँ कुंभ्र यानी कुर्रम, और इसका प्राचीन नाम था विपाशा, आधुनिक नाम है ब्यास। अच्छा देखिए, यहाँ से देखिए, प्राचीन नाम है कुर्ब, आधुनिक नाम है कुर्रम। कुंभा का काबुल, बितस्ता का झेलम, अस्किनी का चिनाब, पुरुषणी का रावी, शतरुद्री का सतलज, विपाशा का है ब्यास, सदानीरा का है गंडक, द्रगसती का घग्गर, गोमती का है गोमन, सुवस्तु का है स्वात। ठीक है, ये नदी हैं और इनके प्राचीन नाम हैं। एक बार इनको भी आप देख के जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए? कौन हो गए? प्रजापति। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ऋग्वेदिक कालीन देवता इंद्र युद्ध का देवता एवं युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, घो आकाश का देवता सबसे प्राचीन, सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। आगे चलते हैं। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मारुत आंधी तूफान का देवता। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? राजसूय यज्ञ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हमारे जो वर्ण हैं वो व्यवसाय के आधार पर नहीं होकर किसके आधार पर होने लगे थे? जन्म के आधार पर होने लगे थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। कौन सी? निष्क और शतमान किसकी इकाइयाँ थी? मुद्रा की इकाइयाँ थी। लेकिन खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। शाक्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। शाक्य दर्शन किसमें? सभी दर्शनों में प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं, जिसमें प्राकृतिक पहला तत्व है। आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र सवितृ नामक देवता के लिए को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है, महाकाव्य 2 हैं हमारे, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। किसने की थी? बादरायण ने
की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। कौन कौन सी थी? सिंधु सभ्यता देखी हमने और वैदिक सभ्यता देखी। ठीक है, वैदिक सभ्यता देखी और दोनों से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मिल सकता है दोनों से, और आया है हर एक बार, इस बार भी आएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।